हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। हम लोग आवेश संरक्षण के सिद्धांत पढ़े थे और अब उसके आगे बढ़ते हैं बेटा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत कुमार मित्तल की बुक का एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। कोई लाइन, कोई शब्द, कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप रेगुलर पढ़िए और खूब जोड़िए अपने साथियों को। सब लोग पढ़ें बिकॉज PKR इज ऑनलाइन। अब तो हम ऑनलाइन हो गए। अभी तक तो बाउंडेशन होती थी बहुत सारी, है ही ना पढ़ाओ, हाउ ना पढ़ाओ, ऐसा वैसा, कितना कितना बाउंड नहीं किया सकता खुद को। सब पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। आपके बुक में भी जो टॉपिक्स हो, अगर कहीं आपको ना मालूम हो, आप उसको हमारे पर लिख कर भेजिए। उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट्सएप पर भेजिए। मेरा नंबर सबके पास है, नहीं तो फिजिक्स किंग रुद्रा सर्च कर लीजिए गूगल पर, वहाँ पर भेजिए। आपका भी टॉपिक पढ़ाऊंगा। कुछ नहीं छूटना चाहिए। घर घर तक फिजिक्स पहुँचना चाहिए, जन जन तक फिजिक्स पहुँचे, बच्चे बच्चे तक फिजिक्स पहुँचे, एक एक लाइन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं जरा सा कूलाम से। COULOMB, कूलाम। C फॉर कूलाम। अब कूलाम क्या है, ये क्या पढ़ाने लगे सर? असल में मापन की जो पद्धतियां हैं उसमें एक सिस्टम का नाम है MKS सिस्टम या MKSA सिस्टम। एक शब्द और आगे बढ़ा दीजिए। अब MKSA सिस्टम में क्या मतलब है? MKSA का ही मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। मीटर लंबाई मापते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं इसमें। किलोग्राम मास को मेजर करते हैं इसमें, द्रव्यमान को मेजर करते हैं। सेकंड टाइम को मेजर करते हैं इसमें, समय को मेजर करते हैं। और एम्पियर इसमें मुझे नहीं याद है बच्चों, गलती हो गई। एम्पियर करंट को मेजर करते हैं, करंट की प्रबलता को, कितना चढ़ हुआ है करंट, इसको मेजर करते हैं। MKS। सबसे पहले हम जान लेते हैं एम्पियर को। एम्पियर को जान लेते हैं। असल में करंट की प्रबलता को मापते हैं इसमें, एम्पियर में। कितना करंट है इसमें, इसको एम्पियर में मापते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 1 एम्पियर करंट क्या चीज है बेटा। 1 एम्पियर करंट क्या चीज है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर करंट क्या चीज है। 2 तार हों, सीधे हों, एकदम मेरी तरीके, समांतर हों और परस्पर 1 मीटर की किस पर हो दूरी, सीधे हैं, समांतर है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। निर्वात में रखे हो दोनों, वैक्यूम में या फिर वायु में रखे हो। इतना सरल बना दूंगा फिजिक्स को कि क्या कहूं। तो 2 सीधे समांतर तार 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या किसमें रखे हैं, वायु। इन दोनों में करंट प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, अगर 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन का चाहे आकर्षण और चाहे प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये जान जाइए कि इन दोनों तारों में कई एम्पियर का करंट बह रहा है, 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा वह विद्युत धारा है जो 2 सीधे समांतर परस्पर एकांक दूरी पर रखे, निर्वात या वायु में रखे तारों में बहने पर उनके बीच 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या लगने लगे, बल लगने लगा। वो करंट का एम्पियर है, 1 एम्पियर। मतलब सीधी बात, 2 तार हों, सीधे हों, समांतर हों, 1 मीटर के किस पर हों, डिस्टेंस पर हों, निर्वात या वायु में रखे हों और उनमें करंट प्रवाहित करने पर अगर उनके बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन का बल लगे, तो आप जान जाइए कि उन तारों में कई एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है।
क्यों सर, आपने क्यों बात की एम्पियर की? असल में हमको आवेश को मापना है और आवेश का मात्रक इस सिस्टम में कूलाम होता है, जिसको C से दिखाते हैं। लेकिन हमें इस आवेश यानी कूलाम की परिभाषा एम्पियर के पदों में देनी है, इसलिए एम्पियर को समझाना पड़ा आपको। आइए देखते हैं अब कूलाम को बेटा। देखिए, फ्रॉम क्लास 10th आप जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहीं से देख लो, Q बराबर I इंटू टी। इफ I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, then Q is equal to 1 ampere multi 1 second, then Q is equal to 1 coulomb. What is the meaning of this statement? क्या मतलब है इसका? अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बहे तो उस परिपथ से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कै कूलाम होगी? 1 कूलाम। बेहद सिंपल, बेहद टू। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में कै एम्पियर 1 एम्पियर की धारा बहती है तो उस परिपथ से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कै कूलाम होगी? 1 कूलाम होगी। यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर और मल्टी 1 सेकंड। सब समझ लो, यहां लिखने के जिम्मा छोड़ दो उन पर जो क्लास में पढ़ावें। कह दो लिखवावें, समझाने की जिम्मेदारी हमारी। हम तो पहले भी आपसे कहते थे हमारी क्लास में सिर्फ बैठिए, समझ में आने की गारंटी मेरी है। अब नहीं है आपकी क्लास में, तब भी आप क्लास में बैठिए, समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी। आप बैठिए वहां लिखिए। एग्जाम में तो सब कोई क्वेश्चन बैंक से ही लिख कर जाता है और मेरी नोट्स चाहिए होगी। अभी हमको उतना नॉलेज नहीं है ऑनलाइन के बारे में। धीरे धीरे पकड़ बन जाएगी तो आपको अपनी भी नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। खैर चलते हैं, बात नहीं करते हैं, 1 मिनट बेटा। ये हो गया 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर मल्टी सेकंड। अब कुछ बातें और आपसे करनी है। आप जानते ही हो 1 इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का क्या होता है? आवेश होता है। ये आप जानते हैं। अब हम आपसे एक चीज कहते हैं, अगर किसी पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, पदार्थ तो हमेशा विद्युत का उदासीन होता है, अगर किसी पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो असल में इलेक्ट्रॉन बाहर भाग के गया तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था वो भी तो भाग गया। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश था? ऋणावेश था। तो अगर ऋणावेश भाग गया तो वस्तु कैसी हो गई? धनावेशित हो गई। कितनी धनावेशित हो गई? जितना उससे आवेश बाहर भाग गया। कितना आवेश बाहर भाग गया? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। इतना आवेश बाहर भाग गया तो इतना इस वस्तु पर क्या आ गया? धनावेश आ गया। जितना ऋणावेश भाग गया उतना वो धनावेशित हो गया। यानी किसी वस्तु से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भागता है तो उस वस्तु पर +1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश आ जाता है। यानी कि जिस वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई उस पर 0.16 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। समझ में आया सबको? आप नहीं सामने हैं तो कैमरा ही लगता है बच्चा है, उसी को देख कर पढ़ाता हूं। अगर उसको समझ में आया तो सबको समझ में आया। खैर आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें तो इलेक्ट्रॉन घुस गया, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश था तो ऋणावेश भी तो घुस गया। कितना घुस गया? जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, इतना ऋणावेश इसमें घुस गया। यानी किसी वस्तु में अगर 1 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिया जाए तो उसमें 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वो भी ऋणावेश में। अगर हम लाशा लपेड़ के घुस जाएंगे किसी के अंदर तो उसके अंदर भी लाशा घुस जाएगा ना, सेम वही चीज है। ये हो गई। यानी कि आप किसी वस्तु पर धनावेश अथवा ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम प्लस में होगा उस पर। 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तुमने घुसेड़ दिया तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम माइनस में
उसके ऊपर होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के रूप में भी आप आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यह कुल बात रही इसकी। ठीक बेटा, चलिए अगला हेडिंग पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा अगली हेडिंग क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा। मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। अभी ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज। ध्यान से सुनिए एकदम, फंडामेंटल चार्ज। दो ही कहां से आया, एक से आया गुरुजी। एक कहां से आया, तो कहीं वो 0+1 से आया है। जब एक पहले ले लिया तो एक आया क्या, ये तो पहले से तुमने लिया, आया कहां है, एक किसी से नहीं आया। एक ही मूल है, दो आया इस मूल से, फिर 3 आया इस मूल से, फिर 4 आया। तो मूल से सब आ सकते हैं, लेकिन मूल किसी से नहीं आता, वो प्रकृति प्रदत्त होता है। एक वो किसी से नहीं आया। इसी प्रकार प्रकृति ने हमको आवेश की सबसे छोटी इकाई प्रदान की है, उससे छोटा आवेश कोई नहीं हो सकता। आवेश की सबसे छोटी इकाई हमको प्रकृति ने प्रदान की है, उसी को हम मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। उससे छोटा आवेश संभव ही नहीं है, वो सबसे छोटा आवेश, उसे हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। प्रारंभिक आवेश, उसे ई से दिखाते हैं, एलिमेंटरी ई से। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है ब्रह्मांड में, इससे छोटा आवेश नहीं पाएगा। इसी को मूल आवेश कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश हम देखे ही नहीं कभी। चिल्लाते हो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, असल में इलेक्ट्रॉन नहीं, ई फॉर एलिमेंट्री है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप करते हैं, सबसे छोटा आवेश है। यह किसी भी आवेशित कण पर संसार में उपस्थित हो सकता है, इससे छोटा आवेश नहीं संभव हो सकता। और अगर आप दुनिया में किसी भी कण का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा कण का, किसी का भी आवेश को नापेंगे, किसी भी आवेशित कण के आवेश को नापेंगे, तो आप पाएंगे कि हर चीज का आवेश इस मूल आवेश का, इसका मान यही है, प्रतीक है ई, मूल आवेश का, फंडामेंटल चार्ज। ब्रह्मांड में कोई भी आवेशित कण हो, अगर उस पर आप आवेश की मात्रा नापेंगे तो वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, होल मल्टीपल होगा। यानी किसी भी आवेशित कण पर आवेश की मात्रा हमेशा इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो सकती है, हमेशा होगी ही पूर्ण गुणज। बड़े से बड़ा आवेश हो, Q = NE। हाई स्कूल वाला फार्मूला, Q = NE। किसी भी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगी, यानी एक पूर्ण संख्या है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी किसी भी आवेशित कण पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 9 गुना n गुना हो सकता है। जान लीजिएगा, यही आवेश का क्वांटीकरण है, क्वांटाइज, एटॉमिसिटी है, परमाणविकता है। यही कभी भी किसी भी आवेशित कण पर आवेश की मात्रा, बेटा किसी भी आवेशित कण पर आवेश की मात्रा 1.5 E, 2.5 E, 3.7 E, ये नहीं हो सकता। 1 E 2 E के बीच में नहीं हो सकता, 2 और 3 E के बीच में नहीं हो सकता 2.5 E। क्यों?
अगर आपने कह दिया 2.5p तो इसका मतलब 2e और प्लस पॉइंट कितना है 5p। 0.5p का मतलब 1/2e। आपने तो e को तोड़ दिया आधा आधा। अभी तो आप कह रहे थे कि तोड़ा नहीं जा सकता, इससे छोटा आवेश क्या नहीं है, संभव नहीं है e से छोटा आवेश, तभी तो मूल आवेश है ये, क्योंकि इससे छोटा नहीं संभव है। और यहां कह रहे हो हाफ ही, संभव ही नहीं है ये। क्योंकि अगर 2.5p तो 2e प्लस 0.5p, 0.5p का मतलब हाफ ही, और आपने e को तोड़ दिया। और अभी मैं कह रहा था इससे छोटा आवेश क्या नहीं है, संभव नहीं है। यानी कभी भी आवेश को आप e से छोटा नहीं कर सकते, 0.5p, 0.6e, 0.3 नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है e का तोड़ना, और e को तोड़ पाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। यानी आवेश को अनिश्चित रूप से आप नहीं बांट सकते। आवेश का क्वांटीकरण आपको रोकता है। Q बराबर एन ई आवेश का क्वांटीकरण कहता ही यही है कि मेरे पूर्ण गुणज हो सकते हो, मेरे 50 गुने हो सकते हो, लेकिन मुझे तोड़ नहीं सकते। आप 3.7 ही अगर कहते हैं तो इसका मतलब 3 प्लस 0.7 ही, यानी आपने ई के टुकड़े किए हैं, और ई का टुकड़ा कर पाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण ले ले, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप देख लें, -1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलाम, पूर्ण गुणज ही तो है। प्रोटॉन का ले लें, यही इतना प्लस में हो जाएगा। अल्फा कण का ले लें, यही इतना धनावेश अथवा ऋणावेश में हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप अनिश्चित विभाजन नहीं कर सकते मूल आवेश का। यही आवेश का क्या है, क्वांटीकरण। जब भी आप किसी आवेशित कण के आवेश को नापेंगे तो आप पाएंगे कि मूल आवेश का हमेशा कौन सा गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा उसका आवेश। दुनिया के छोटे से छोटे आवेश से लेकर के बड़े से बड़े आवेश तक किसी भी आवेशित कण का जो आवेश होगा वो हमेशा मूल आवेश का क्या ही होगा, होल मल्टीपल होगा। यू कैन नॉट डिवाइड अनडेफिनेटली, यू कैन नॉट डिवाइड द चार्ज बिलो देन द ई, मतलब यू कैन नॉट डिवाइड जस्ट लाइक दैट स्मॉलर देन द स्मॉल ई, दैट मीन टू सी द वैल्यू विल बी लेस देन 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम does not exist in this world. So you can say that if there is any charge 1.6 × 10⁻20 coulomb, that is a fraud. That is not possible. If there is anywhere write down such type things matters, then you totally classed it. That is not possible. 1.6 × 10⁻20 coulomb. It may be possible that 1.6 × 10⁻15 coulomb, 16 coulomb, 10 to the power minus, these are all greater than 10 to the power -19. But this is not possible. Okay? So this does not exist. Always any charged material particles containing the charge greater than 10 to the power -19 coulomb and whole multiple of 1.6 10 to the power -19 coulomb, that means to say of elementary charge, fundamental charge. You cannot divide the charge indefinitely. It is set by the quantization of the charge, the atomicity of the charge, and that minimum quantity at least value provided by the nature. Any problem? Now let's forward it. The topic, the greatest law and the first theory, important theory, main theory of class 12 for board examination, Coulomb's law. All the other derivations based on this heading. So let's start Coulomb's law, Coulomb का नियम. Okay, now start what? Coulomb का नियम. Coulomb's law. क्या है कूलॉम का नियम? बच्चों एक बात ध्यान देना कूलॉम के नियम के बारे में। क्या ध्यान देंगे सर? सुनिए कूलॉम के नियम के बारे में। आप जानते हैं अगर आवेश की प्रकृति समान है, अर्थात अगर दो आवेश धनात्मक है, धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है।
दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर दो विपरीत आवेशित कण हैं, आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण लगता है, खींचते हैं उन्हें दूसरे को। इससे इतना तो क्लियर है, आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, वैद्युत बल लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन आवेशों के बीच बल लगता कितना है। सन 1875 में या 1785 में 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेश या दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, फोर्स बिटवीन दो चार्जेस, दो आवेश जो एक दूसरे से कुछ किस पर हो, दूरी पर हो, उनके बीच कितना बल लगेगा, इस संदर्भ में नियम दिया फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में। और उनका नियम क्या था, ये सुनिए। उनका नियम था कि यदि दो आवेशित कण हों और दोनों स्थिर बिंदु आवेश हो, दोनों स्थिर कैसे आवेश हो, बिंदु आवेश हो, यानी आवेश एक बिंदु पर केंद्रित हो, एक छोटे बिंदु पर। दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिर हो, दोनों विराम में हो, गति ना कर रहे हो, निर्वात या वायु में एक दूसरे से दूरी r पर रखे हो, निर्वात या वायु में एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, r दूरी पर रखे हो। तो उन्होंने अपने प्रेक्षणों के आधार पर बताया इन आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अगर समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बातें बताई उन्होंने, यानी इन आवेशों के बीच लगने वाले बल, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रतिकर्षण का हो, यदि वे निर्वात अथवा वायु में रखे हैं तो लगने वाला इनके बीच जो ये वैद्युत बल है, उन्होंने कहा इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। प्रश्न ये है कि इन तथ्यों के मतलब क्या है। भाई प्रेक्षण तो उन्होंने किए होंगे, वो निष्कर्ष दिए और मैं आपको निष्कर्ष दे रहा हूं। प्रेक्षण प्रयोग तो हम नहीं करेंगे ना, ये तो वही करेंगे जिसके पास साधन हो। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के क्या मतलब है। आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि इस आवेश पर भी निर्भर करता है बल और इस आवेश पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब है जब दोनों कणों पर कुछ आवेश होगा तभी बल लगेगा। इसका मतलब है कि अगर एक आवेश को भी तुम 2 गुना कर दोगे तो लगने वाला बल दोनों के बीच
कै गुना हो जाएगा? 2 गुना। इसका मतलब है कि अगर दोनों पर 2 2 गुना कर दोगे तो ये बल कै गुना हो जाएगा? 4 गुना। पहले को 2 गुना करोगे तब भी ये बल 2 गुना, दूसरे को 2 गुना करोगे तब भी ये बल 2 गुना हो जाएगा, दोनों को 2 2 गुना कर दिए तो ये बल कै गुना हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि दोनों की मात्राओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? एक का भी अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, दूसरे का बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। ठीक है ना? यह है इनके गुणनफल के अनुक्रमणपाती होने का मतलब। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती है। मतलब दूरी जितना बदलोगे बल उसके वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर बदलेगा। अगर दूरी 2 गुना कर दोगे, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाकर 2 गुना कर दी तो बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। चूंकि दूरी की वर्ग की तो 2 गुना किए थे तो 2 दूना 4 हो गया, कि व्युत्क्रम में है तो बल 1/4 हुआ। अगर दूरी 3 गुना कर दिए तो बल 3 का स्क्वायर क्या बोलो वैसे तो 3 त्रिका 9 का 1/9, चूंकि व्युत्क्रम है ना, तब बल 1 कितना हो जाएगा? 9। अगर तुमने इनके बीच दूरी बढ़ाकर 4 गुनी कर दी तो बल कितना हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, यानी 1 कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। चूंकि व्युत्क्रम है ना, वर्ग के 1 के बराबर घट जाएगा। समझ गए सब लोग? ये बातें बताई किसने? कूलाम ने। अगर आपने दूरी आधी कर दी तो बल आधे का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर 1 कितना होगा? 4। व्युत्क्रम है चूंकि तो बल कै गुना हो जाएगा? 4 गुना। यानी दूरी आधी तो बल 4 गुना, दूरी 1/3 तो बल कै गुना? 9 गुना। दूरी जितना कम करोगे बल बढ़ेगा, व्युत्क्रम है ना, और दूरी जितना का ज्यादा करोगे बल क्या होगा? घटेगा, व्युत्क्रम है ना। तो लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक मंच पे ले आओ, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। F बराबर एक नियतांक आएगा, अनुक्रमणपाती नियतांक K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समझ गए? जहां K डैश एक अनुक्रमणपाती नियतांक है, इसका मान बल, दूरी व आवेश की मात्रक तथा इन आवेशों के बीच के माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसके का मान बल, आवेश, दूरी के मात्रक तथा इन आवेशों के बीच के माध्यम पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बल को अगर किस में ले लें बेटा? न्यूटन में। आवेशों के मात्रक को कूलाम में, दूरी के मात्रक को मीटर में ले लें, एवं आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात अथवा कितना हो? क्या हो? वायु हो। तब इस K डैश का मान कितना होगा? तब इस K का मान 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। इस k की वैल्यू को यहां रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। मात्रक मत रखिए। लेकिन फार्मूले का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये 9 गुणे 10 की घाते 9 देखने में थोड़ा अच्छा कम लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, लिखना तो पड़ेगा ही। बीच में एक बात आपसे कहनी है, क्या? इफ Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर, तो जरा देखिए F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 1 कूलाम बटे 1 मीटर का स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन। इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब निकल कर क्या चीज आया कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है, कैसा आवेश है जो निर्वात या वायु में परस्पर कई मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर क्या करने पर, रखने पर उनके बीच 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन का बल लगे। 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात या वायु में परस्पर कई मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनमें या उनके बीच 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन का वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या लगे, बल लगे। समझ सके इस चीज को? इस प्रकार आप जान गए 1 कूलाम आवेश कितना 1 कूलाम आवेश कि अगर उनको 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रख दोगे, 1 मीटर की दूरी पर, तो उनके बीच 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का क्या लगेगा, बल लगेगा। समझ सके इतनी मेरी बात को बेटा? अब आपसे देखिए अगली चर्चा क्या करते हैं। अगली चर्चा इसमें ये देखिए, सर ये बीच में अंक ठूंस देना फार्मूले में, इसमें समीकरण नंबर 2 में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए फार्मूले का। ये देखते हैं, तो बेटा सुविधा के लिए हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। सुविधा के लिए, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युत शीलता है। मैं इस निर्वात की वैद्युतशीलता को अलग वीडियो बनाकर परिभाषित करूंगा, क्या चीज है निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी के लिए इतना मान लीजिए कि निर्वात जहां कुछ ना हो अपने अंदर कितना वैद्युत ऊर्जा संचित कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी संचित कर सकता है, विद्युतीय गुणों को कितना धारण कर सकता है, इतना जान लीजिए। अब फार्मूले का स्वरूप देखिए कूलाम के नियम का। असल में आपसे एक बात कहा था मैंने कि ये दोनों आवेश, इनके बीच की दूरी r, इनके बीच जब निर्वात था तो ये फार्मूला है। असल में निर्वात एक माध्यम है, कोई माध्यम मतलब है तो माध्यम। सबसे अधिक ये दोनों आवेश एक दूसरे को तभी प्रभावित करते हैं जब निर्वात हो इनके बीच, ठीक है। लेकिन जैसे कोई अदर माध्यम आएगा जो इनके बीच संपर्क को कम करे, संपर्क को कम करने का मतलब इनके बीच बल को कम कर दे, ऐसे माध्यम को
परावैद्युत माध्यम कहते हैं। परावैद्युत क्या है, ज्यादा डिटेल में ना जाकर कुचालक माध्यम को परावैद्युत माध्यम कहते हैं। इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, जो दो लोगों के विद्युतीय संपर्क को कम कर दें। तो विद्युतीय संपर्क को कम करेंगे तो इनके बीच लगने वाले बल को भी कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, इसको अंकों में अगर मापा जाए, दो आवेशित कणों के मध्य विद्युतीय संपर्क को, दो आवेशित कणों के मध्य विद्युतीय संपर्क को, इनके बीच लगने वाले बल को कितना कम कर देंगे, इनके बीच लगने वाले प्रभाव को कितना कम कर देंगे, इसको अंकों में अगर मापा जाए तो उसे परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ वही है। कौन है परावैद्युत पदार्थ? जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनावेश से दृढ़ता पूर्वक बंधे हों, वो परावैद्युत पदार्थ है। और इनका काम है दो लोग के बीच विद्युतीय संपर्क को घटा देना। तो घटा देंगे विद्युतीय संपर्क को, तब F बराबर होगा, यदि माध्यम अन्य हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। देखो व्युत्क्रम में क्यों रखा, चूंकि बल को घटा देगा कोई अदर माध्यम, बल को घटा देगा कोई अदर माध्यम अगर आएगा तो, इसीलिए बल और उस माध्यम के घटाने के गुण मान एक दूसरे के व्युत्क्रम में, क्योंकि K बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा, व्युत्क्रम में है ना। और यही काम है परावैद्युत किसका, माध्यम का, कुचालक किसका, माध्यम का, विद्युतीय संपर्क को, विद्युतीय संपर्क को, प्रभाव को कम कर देना, इसीलिए व्युत्क्रम में रख दिया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान क्या R²। K क्या है, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, या फिर 4th चैप्टर इसी का है कि माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। जरा मैं कुछ माध्यमों के परावैद्युतांक को आपको दिखाता हूं। देखिए, निर्वात के लिए K बेटा, K फॉर निर्वात 1 होता है, K वायु 4 होता है, अप्रॉक्स टू बी निर्वात के, ठीक है। K जल 81, K अदर मीडियम का दिखा दें आपको, अभ्रक 7, K कांच 2, K धातु लोहा टीन कबाड़ बेच चालो अनंत होता है। और भ्रम ना पालिएगा कभी, सावधान, एकदम सावधान, कि कभी बराबर नहीं होता, याद रखिएगा। केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है इसके, इसे सावधान रहिएगा। समझ गए सब लोग? लेकिन बल एक सदिश राशि है, इस बल की दिशा नहीं पता हम लोगों को। आइए दिशा बता दें। इन दोनों आवेशों के मध्य चाहे आकर्षण और चाहे प्रतिकर्षण, चाहे आकर्षण और चाहे प्रतिकर्षण, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगा। याद रखिएगा, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युतीय आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसी रेखा पर होगा। यानी F वेक्टर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। समझ गए ना? अगर इसको A कह दे, इसको क्या कहते हैं, B, तो कह दीजिए AB के अनुदिश। ठीक बेटा? अब आगे हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेटा आपकी एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की वैद्युतशीलता
का मान मात्रक एवं विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला. नाउ since that we know 1 upon 4 pi epsilon 0 equals 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square. Actually we want to know the value of the epsilon 0. So 1 upon 4 pi इसको यहाँ ले आए 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. As total value displaced here and epsilon 0 go there. मैं epsilon 0 को यहाँ ले जा रहा हूँ. So now 1 upon 4 pi 3.14 9 into 10 to the power 9 coulomb square must be goes to per Newton meter square. And now epsilon 0 की वैल्यू इट्स डिवाइडेड, जब डिवाइड करेंगे 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, इट्स कंप्लीटेड. नाउ सी द डायमेंशनल फार्मूला. बेटा F equals 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. If epsilon 0 takes here 1 upon 4 pi Q1 Q2, F को यहां ले आए. epsilon 0 का विमीय सूत्र एक्चुअली Q is equal to I multi T, then I multi T once again F multi R square का विमीय सूत्र. epsilon 0 का विमीय सूत्र I A once again I, then also A T T T square F M L T minus 2 बल means अमिताभ बच्चन and it's all in brackets L का स्क्वायर. सो नाउ M -1 LL स्क्वायर L टू दी पावर -3 जब ऊपर जाएगा T -2 ऊपर जाएगा T की पावर 4. ओके, -2 ऊपर गया +2 T +2 पहले से ऊपर था T की पावर 4. A ऊपर है ही है A स्क्वायर. नाउ इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एप्सिलॉन 0, निर्वात की वैद्युतशीलता. प्यारे बच्चों, दिस टॉपिक इज ओवर नाउ. कूलॉम का नियम, ठीक है. अब हम लोग अगले टॉपिक पर मिलेंगे अगली क्लास में. इट इज टाइम टू मच नाइट, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है. अब मैं वीडियो बना चुका, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा. अधिक से अधिक लोग को बताएं कि PKR इज ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन हूँ और आपके हाथ पे सब कुछ है. आपको पता है आपको कुछ करना चाहिए, वो मैं कहता नहीं हूँ, वो आप खुद करेंगे. फीस होती तो मैं खींच के ले लेता, फीस तो कभी छोड़ता नहीं, ठीक है ना. सो पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सब कुछ सारी हेडिंग में पढ़ाता रहूँगा. इट इज़ टाइम टू मच नाउ. बाय.